So, welcome friends. We are into this next part of the unit number 4 of estimating costing, which deals with the accounting procedures in government department. As we have seen, all those directions or the guidelines or the rules regarding the various account heads to be maintained for the expenses or the receipts, that is the receipts and payments that are done in the government offices, mainly related to our civil engineering work, that is the PWD or maybe water resources or maybe Maharashtra Jeevan Pradhikaran. Various departments are there, CPWD is there, railways is there. So these are all guidelines are given in this book, which is called as the Public Works Account Code, specifically for the state government. This is also called as the Financial Handbook, okay, also called as the Budget Manual. है ना, ये बहुत ध्यान में रखने की चीज है। हाँ, ये एमसीक्यू के हिसाब से भी मैं बार बार आपको बोलता हूँ बहुत बार कि अभी ठीक है, मे बी इफ यू आर लकी इनफ and the government allows from 4th of October or next that the colleges will be started, then it will be very good news for you. तो फिर आपकी रिटर्न एग्जाम होगी, एमसीक्यू नहीं होगा, कहने का मतलब। तो ये पीडब्ल्यूडी हैंडबुक जो है, फाइनेंशियल हैंडबुक, या अकाउंट कोड में ये सब मार्गदर्शन किया है, और वेरियस हेड्स ऑफ द अकाउंट्स आर गिवन देयर. And as we have seen that one divisional accountant is being appointed to the division office, to the executive engineer's office, who looks after all these accounting methods, accounting procedures. और उसका भी जो बॉस रहता है वो अकाउंटेंट जनरल ऑफिस करके रहता है, एजी ऑफिस से आता है, ये ध्यान में रखना है इन शॉर्ट। ठीक है, एजी ऑफिस से डिविजनल अकाउंटेंट की एक पोस्ट रहती है, वह हर डिवीजन में हर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का जो ऑफिस रहता है उसे बोलते हैं डिवीजन ऑफिस। ठीक है, तो डिवीजन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस में वह डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट रहती है। ये स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं रहता, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्पेसिफिकली एजी ऑफिस का रहता है। वो इसलिए कि ये अकाउंटिंग प्रोसीजर इम्पार्शियली होना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए। The various heads also are there. This is just we have discussed whatever we have discussed earlier. The minor heads, the major heads, sub heads, etc. of the various accounts, जो जैसे मैंने बताया कि हमारे घर में जैसे वेरियस थोड़े थोड़े कहाँ खर्चा करना है, इसके ऊपर में हम कहीं तो भी भले ही डायरी में नहीं लिखते, लेकिन हमारे दिमाग में रहता है। कहाँ रहता है? हमारे दिमाग में, हमारे हेड में रहता है। सो दे आर कॉल्ड एज द हेड्स। जैसे कि एजुकेशन हेड, फॉर यूर एजुकेशन पर्पज और यूर ब्रदर एंड सिस्टर्स एजुकेशन के लिए खर्चा। सम हेड इज, सम खर्चा इज देयर फॉर द किराना। सो डोमेस्टिक हाउस होल्ड बोलेंगे हम उसको हेड। एखादा खर्चा रहता है ट्रिप्स के लिए, तो मैंने बताया एंटरटेनमेंट वगैरह ऐसा, या कहीं एखादा बीच में हमें कोई घर में टीवी लेना है, मोटरसाइकिल लेना है, फ्रिज लेना है। So this is all the heads which are there. So there are same type of the heads are there in government. They are the major, minor and sub heads. Major heads जो रहते हैं उसका एक नाम रहता है, उसको बोलते हैं 50 पब्लिक वर्क्स, है ना। मेजर हेड नेम इज 50 पब्लिक वर्क्स, एंड बिलो दिस 50 पब्लिक वर्क्स द माइनर हेड्स एंड द सब हेड्स, जिनके अंडर ही आपको लिखना पड़ता है खर्चा। ठीक है, 50 वर्क्स पब्लिक वर्क्स, बिलो दैट माइनर हेड्स आर द ओरिजिनल वर्क्स, है ना। एखादा नया काम रहता है, बांधकाम कंस्ट्रक्शन, नए बिल्डिंग का, नए डैम का, नए कैनॉल का, नए रोड का, नए ब्रिज का, तो उसका जो खर्चा है वो ओरिजिनल वर्क के अंडर लिखा जाता है। रजिस्टर्स रहते हैं सिंपल, जैसे एखादे किराने वाले के यहाँ एखादे जैसा वो रहता है,
कहीं दुकान में जैसे अकाउंट के रजिस्टर्स रहते हैं वैसे गवर्नमेंट में भी रजिस्टर्स रहते हैं, आजकल कंप्यूटर पे भी रखते हैं। तो ओरिजिनल वर्क का खर्चा उसके अंडर लिखा जाता है। कहीं कोई दुरुस्ती किया है, रिपेयर्स है, जीप को रिपेयर्स है, डैम्स को रिपेयर्स है, ब्रिज को रिपेयर है, तो रिपेयर्स के अंडर जाता है। एस्टेब्लिशमेंट यानी जो भी वहां पे काम करने वाले कर्मचारी है, इंजीनियर है, सुपरवाइजर है, और भी गवर्नमेंट की तरफ के, तो उसका खर्चा जो है उनके पगार वगैरह, सो दे आर गिवन अंडर द एस्टेब्लिशमेंट हेड। टूल्स एंड प्लांट्स, बहुत बार गवर्नमेंट में जीप्स खरीदी जाती है, ट्रक्स खरीदे जाते हैं, टैंकर्स है, so that is under the tools and plants. ग्रांट्स इन एड, बहुत बार क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि वह नागपुर मेट्रो है, तो ये नागपुर मेट्रो को जापान गवर्नमेंट से कुछ हमारी ग्रांट मिली है, एड मिली है। ऐसे हमारे इरिगेशन में भी रहता है, सम गवर्नमेंट गिव्स द मनी, अदर अदर देन इंडियन गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट इंडिया की भी तरफ से कुछ एड आती है, कुछ मदद आती है, तो वो इसके अंडर खर्चा करते हैं। और जो भी शुरू में जैसा होता है, आगे में हम देखने वाले स्टोर्स में, कि बहुत बार शुरू में ऐसा ध्यान में नहीं आता कि अंडर विच हेड द अकाउंट इज टू बी रिटर्न, और वेयर दैट अमाउंट इज टू बी रिटर्न, और वेयर दैट अमाउंट इज टू बी स्पेंट। ऐसा एक आध बार ध्यान में नहीं आता शुरू में कि कहीं नया ही काम आ जाता है, एखादा कोई रिपेयर भी नहीं बोल सकते, और कुछ नई चीज खरीदना पड़ता है, तो उसको जो खर्चा है वो टाइम बीइंग सस्पेंस एड करके रहता है ना, नाम ही है इसका सस्पेंस एड, है ना, पिक्चर को जैसा सस्पेंस रहता है वैसे ये सस्पेंस हेड है, इसके अंडर लिखे जाते हैं। ये माइनर हेड के अंडर फिर से और सब हेड्स है, जैसे ओरिजिनल वर्क है तो उसमें बिल्डिंग्स है, कम्युनिकेशंस है, रोड्स है, सब मिसलेनियस है, डिटेल हेड्स। कहीं कहीं अभी जैसे ये माइनर हेड के अंडर सम डिटेल हेड्स लाइक द पुलिस डिपार्टमेंट, एजुकेशन, मेडिकल, जेल्स, है ना, और बहुत सारे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। कहीं वायरलेस है, कहीं पोस्ट है, so that these are the detail heads under which various departments are there, they those are there। ये जो हमने अभी तक के डिस्कस किया, इसको ही टैबुलर फॉर्म में, जैसे मेजर हेड यहाँ पे दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, तो ये 50 पब्लिक वर्क्स, उसके बाद में माइनर हेड, तो माइनर हेड में ओरिजिनल वर्क्स, रिपेयर्स, अभी जो हमने लास्ट शीट में जो देखा वही टैबुलर, वही एक टेबल फॉर्म बोलो या some bar chart form, these are written minor head, tools and plants, grants, suspense, etc। और इसमें फिर सब हेड है बिल्डिंग्स, कम्युनिकेशन, मिसलेनियस, और इसमें भी फिर से सब हेड है जिसको डिटेल हेड करके बोलते हैं, पुलिस, एजुकेशन, जेल्स एंड द मेडिकल्स एक्सेट्रा। So again, all these are tabulated for what we have discussed in short about the various important heads, that is the major head, minor head, sub head, and some of the detail heads। We need not know at this point, अभी यह समय में आपको बहुत डिटेल कोई कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक क्या प्रोसीजर रहती है वो समझा तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू बी सक्सेसफुल इन योर फ्यूचर सर्विस लाइफ। आपको कोई एकदम गवर्नमेंट में जाने के बाद नया नया कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, चलो आगे जाते हैं हम, कुछ और एक कुछ कंसेप्ट है वो समझ लेते हैं। एक डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट करके एक वर्ड आता है वेन एवर यू गो इन टू द गवर्नमेंट जॉब, और वेन एवर वी गो इन टू मे बी प्राइवेट जॉब, एंड वी प्रिपेयर द एक्सपेरिमेंट estimates as well as we maintain the accounts, है ना। estimate is the first process, tendering, contract, and then last is the payment etc, that is maintenance of the account। ये हमारा एस्टिमेट से चालू हो जाता है। एस्टिमेट बोलने के बाद में क्या खर्चा आने वाला है उसका अंदाज पत्रक बोलते हैं एस्टिमेट को मराठी में, हिंदी में। एस्टिमेट बनाने के बाद में हम बेस्ड ऑन द एस्टिमेट देयर आर टू प्रोसीजर्स यू मस्ट बी अवेयर ऑफ, उसके भी आंसर आपने बराबर नहीं लिखे। पहला एक है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, जो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट के ऊपर में गवर्नमेंट से मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल।
और बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होने के बाद में गवर्नमेंट फिक्स सर्टन अमाउंट for that work, and then the detailed survey and estimates are prepared, and that work is being again approved by the proper authority, by the proper officer. उसको टेक्निकल सैंक्शन करके बोलते है ना. एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड टेक्निकल सैंक्शन आर फॉर एनी वर्क. ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल यानी शुरू में मंजूरी, और टेक्निकल सैंक्शन यानी इट इज डिटेल्ड मंजूरी बोलेंगे हम. ठीक है. ये वर्ड्स ये आप भूलते जाते हैं. यू डोंट रीड द नोट्स एंड नॉर यू लिसन टू द रिकॉर्डेड लेक्चर्स. उसी तरह डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट ये अभी हम समझ लेते हैं. डायरेक्ट कॉस्ट जो है इज द दिस इज अगेन रिलेटेड टू द अकाउंट्स. दैट इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, है ना. बांधकाम करते वक्त जो भी हमें मटेरियल लगता है, सीमेंट है, एग्रीगेट है, स्टील है, एक्सप्लोजिव्स है, कहीं स्टेशनरी मटेरियल है, कहीं हमें कंप्यूटर लेना पड़ता है, चेयर्स है, all that material. So that is the cost directly charged for the work. So therefore it is called as the direct cost. It is the cost of material, labor, equipments required for the execution of work. That is the amount payable to the contractor for execution of work. This is called as the direct cost. ठीक है. ये it is again the, you can call as the minor head. एक डायरेक्ट कॉस्ट concept is there. Now the as one is direct, so another is there, is another which is called as the indirect cost. That is the architects and engineers professional charges. जो भी कंसल्टेंट रहता है किसी वर्क के ऊपर में, वो आर्किटेक्ट है या कई एखादा इंजीनियर कंसल्टेंट है, स्ट्रक्चरल डिजाइनर है, तो उसको कुछ फी देनी पड़ती है. दैट इज कॉल्ड एज द प्रोफेशनल चार्जेस. दैट डजंट कम अंडर द डायरेक्ट चार्जेस. डायरेक्ट चार्जेस आर फॉर द मटेरियल, फॉर द मशीनरी एंड फॉर द लेबर चार्जेस. जो भी डायरेक्टली खर्चा आता है उसे डायरेक्ट चार्जेस. लेकिन इनडायरेक्ट चार्जेस आर द प्रोफेशनल चार्जेस और कंसल्टेंसी चार्जेस. सुपरवाइजर सैलरी, जो भी साइट के ऊपर में तुम्हारे मेरे जैसे लोग जो साइट पे सुपरविजन करते हैं, उनका जो पगार है वो. और भी बाकी कोई टैक्सेस है, जैसे कि म्युनिसिपल टैक्सेस है, लैंड का, आजकल जीएसटी लगता है, सेल्स टैक्स है. सो न्यूमरस टैक्सेस आर देयर. So they come under the indirect taxes. They directly does not come under the direct. That this is regarding from the government point of view. अभी तक क्या हमने जो डिस्कस किया, दो पॉइंट इन शॉर्ट. अब कॉन्ट्रैक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, the direct and the indirect charges are: direct charges is the cost of various materials of construction and wages paid to labor and staff. ठीक है. तो कॉन्ट्रैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट कॉस्ट यानी वो कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार जो मटेरियल यानी वो कोई सीमेंट खरीदता है, गिट्टी खरीदता है, रेती खरीदता है, रिइंफोर्समेंट है, कोई एडमिक्सचर है, तो उसके ऊपर उसको खर्चा करना पड़ता है. सो दैट इज द कॉन्ट्रैक्टर्स डायरेक्ट कॉस्ट. एज वेल एज ही पे द सैलरीज और द वेजेस टू द लेबर एंड हिज स्टाफ. उसका जो भी स्टाफ है उसके पेमेंट, और उसके जो भी लेबर है उनके पेमेंट. Again, from the contractor's point of view, the indirect cost is the rental charges or depreciation of centering material. है ना. वो सेंटरिंग और फॉर्म वर्क यूज करता है, वो एक तो उसका खुद का रहता है. ही प्रोड्यूसेस और ही परचेसेस डायरेक्टली. दिस इज वन वे. तो उसका जो डेप्रिसिएशन चार्जेस है वो आएंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट में ना. कॉन्ट्रैक्टर को तो खर्चा आया है, या वो कहीं रेंट से लाता है, तो रेंटल चार्जेस कम्स अंडर इनडायरेक्ट चार्जेस. कंक्रीट मिक्सर और अदर इक्विपमेंट के लिए जो भी खर्चा आता है, दैट कम्स अंडर द इनडायरेक्ट चार्जेस. टेंडर फीस, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, लीगल एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, ऑफिस हेयर है ओवरहेड्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन, और कॉस्ट ऑफ रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल. ये सब, क्योंकि ऑल दिस चार्जेस आर टेकन इनटू अकाउंट, है ना. ये तो खर्चा तो होता है
कहीं मटेरियल लाता है, टेंडर की फी भरना पड़ता है, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस है, कहीं किसी वकील को पैसे देना पड़ता है, बहुत सारे लेबर रहते हैं साइट पे, इंजीनियर्स रहते हैं, उनका इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी का कोई एक्सीडेंट होता है तो उसे इमीडिएट पैसा मिलना चाहिए, है ना। साइट है हमारी, साइट के ऊपर में कुछ भी हो सकता है। एडवर्टीजमेंट ऑफ द ऑफिस ओवरहेड्स, बहुत बार कुछ लोगों को अपॉइंट करना पड़ता है तो एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन, है ना। कॉन्ट्रैक्टर के पास में तो कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं है नोटा छपाने की, वो कहीं से तो भी बेचारा पैसे उधार लेता है, लोन पे लेता है, या उसका खुद का कैपिटल रहता है, खुद का मुद्दल रहता है, तो उसके ऊपर उसने यदि बैंक में रखा तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या कहीं लोन लेता है तो लोन का भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। So interest on capital, यानी if his own capital is there, and if he takes the loan, तो लोन के ऊपर का इंटरेस्ट, दिस विल कम्स अंडर द इंडायरेक्ट, क्योंकि ये खर्चा उसको करना है। Why this we are thinking of the direct and indirect cost? Because the contractor or the government, कोई भी गवर्नमेंट का या ठेकेदार का पैसा जो खर्चा होता है, वह कहीं भूल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि किसी के कहीं से तो भी वो खर्चा जाने वाला है, जिसको हम हमारे रेगुलर लैंग्वेज में बोलते हैं कि एक एक पैसे का हिसाब रहना चाहिए, है ना। ये हम जनरली हमें हमारे सीनियर या हमारे घर के लोग बोलते हैं कि भाई आई एम सेंडिंग यू दिस मच मनी, सो मिस्टर खामगांवकर, समझो मेरे पेरेंट्स ने भेजा, तो वो बोलेंगे कि मिलिंद यू शुड टेक केयर, कि आपका एक एक पैसा, मैं मेहनत का पैसा भेज रहा हूँ, तो एक एक पैसे का हिसाब आप रखिए, कहीं भी वेस्ट मत कीजिए ना। आपके भी पेरेंट आपको बोलते होंगे। तो वैसे गवर्नमेंट का पैसा है तो ये कहीं वेस्ट नहीं जाना चाहिए। इसलिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं कि अंडर दिस ऑल दिस एक्सपेंसेस आर रिटर्न, then the cost of running and maintenance of the vehicle, that is there. So all these needed to be taken, therefore it is included in our syllabus. That is the direct and indirect cost from the government point of view, and then the direct and indirect cost from the contractor's point of view, है ना। गवर्नमेंट को भी हिसाब रखना है, और कॉन्ट्रैक्टर तो वो तो कहीं से तो भी खुद का खर्चा लगाता है, पैसा लगाता है, नहीं तो बैंक में से लोन लेता है। सो वो तो और उसको ज्यादा जागरूक रहना पड़ता है। सो देयरफॉर ही हैज टू मेंटेन अंडर दिस हेड्स। अभी हम आखिरी में के कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट बातों की तरफ ध्यान में देते हैं, जो हमारे सिलेबस में भी इंक्लूडेड है। और क्यों इंक्लूडेड है? क्योंकि ये हमें बाद सर्विस में जाना है इसलिए, या कहीं प्राइवेट में भी जाना है, तो व्हाट आर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वी शुड नो, और द फंक्शंस। ओके, ड्यूटीज बोलते हैं हम इनको, ड्यूटीज, फंक्शंस और द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, फंक्शंस ऑफ ए जूनियर इंजीनियर एज अंडर, है ना। हमें बहुत बार क्या होता है कि हमारे कर्तव्य क्या है ये हम बहुत निग्लेक्ट करते हैं। वी निग्लेक्ट अबाउट आवर ड्यूटीज, फंक्शंस और द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन हमारे हक क्या है वो हम बराबर ध्यान में रखते हैं, है ना। हम सब, ये हमारे भारतीयों की ये मानसिकता है। वी डोंट फॉलो आवर ड्यूटीज, आवर फंक्शंस, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट वी मस्ट नो आवर, जिसको हम हक बोलते हैं, या हमारी जो मांग है वो पूरी होना चाहिए। तो फंक्शंस ऑफ जूनियर इंजीनियर हम सब देख लेते हैं, है ना। हम सर्विस में जनरली जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर टू सेक्शनल इंजीनियर, इस पोस्ट पे शुरू में लगते हैं, है ना। असिस्टेंट, मैंने आपको पहले भी बताया कि असिस्टेंट इंजीनियर टू एंड अबो, दैट इज सम, किसी ने तो भी बोला था सर एक आधा लेक्चर रखिए करके। मैं किसी एक्सपर्ट को बुला के आपको पूरा गवर्नमेंट में कैसा ये रहता है, अपॉइंटमेंट प्रोसेस वगैरह समझा दूंगा एक आध बार। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ कि असिस्टेंट इंजीनियर टू, AE1, AEE आर रिक्रूटेड थ्रू MPSC, ठीक है।
तो everybody has got some functions and responsibilities. Our supervisory staff's responsibilities are like this. इसके अंडर आते हैं जूनियर इंजीनियर, इसके अंडर आते हैं असिस्टेंट इंजीनियर टू, जिसको गैजेटेड ऑफिसर करके बोलते हैं, या जिसको क्लास टू ऑफिसर, और एक सेक्शनल इंजीनियर करके सेम कैटेगरी का। तो इनके क्या वर्क, इनके क्या जवाबदारी है या फंक्शंस है, गवर्नमेंट में काम करते वक्त उन्हें क्या काम करना पड़ता है, वर्क्स के बारे में, काम के बारे में। उनको स्टोर्स भी संभालना पड़ता है ना, स्टोर्स, गोडाउन वगैरह हम जो बोलते हैं स्टोर्स। स्टोर यानी जैसे हमारे घर में रहता है ना स्टोर, एखाद्या अलमारी में हम स्टोर करके किराना रखते हैं, सो दैट इज द स्टोर्स। तो गवर्नमेंट में स्टोर क्या है, सीमेंट है, स्टील है, कोई इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा, दैट इज स्टोर्ड। एंड द अकाउंट्स के बारे में भी उसकी क्या जवाबदारी है, फंक्शन है, ये हम वन बाय वन समझ लेते हैं। फंक्शंस ऑफ द जूनियर इंजीनियर विथ रिस्पेक्ट टू द वर्क्स, है ना। हमें पहले एंड द फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी इंजीनियर who is posted at the construction site are, first is the works, जो भी उसके तरफ बांधकाम दिया है उसकी जवाबदारी। तो उसमें क्या है, टू सुपरवाइज एंड टू एग्जीक्यूट ऑल वर्क्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए स्पेसिफिकेशन 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 हम जो बार बार पढ़ रहे हैं, तो जो भी स्पेसिफिकेशन है जो टेंडर में लिखे है, कॉन्ट्रैक्ट में है, या कहीं इंडियन स्टैंडर्ड बोला है, या कहीं स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है, तो उस हिसाब से साइट के ऊपर काम करवा लेना, यह ये जूनियर इंजीनियर या इंजीनियर की जवाबदारी है। वह नहीं करवा लेता है तो उसको कुछ तो भी पनिशमेंट होगी, है ना। अभी हमने बहुत सारे स्पेसिफिकेशन समझ लिए कि भाई ब्रिक्स है तो रिंगिंग साउंड वाली ब्रिक्स रहना चाहिए, ब्रिक्स को वाटर सोकिंग करना चाहिए, वाटर सीमेंट रेशो मेंटेन करना चाहिए, क्यूरिंग करना चाहिए, एंड ऑल दोज प्रिकॉशंस टू बी टेकन while supervising and executing the work. So that has to be taken. Departmental procedures and the rules, instructions, etc., with maintaining the progress to ensure that the terms and conditions of contract are strictly followed. है ना, जो भी डिपार्टमेंटल प्रोसीजर है या जो भी नियम है, रूल्स है, इंस्ट्रक्शंस है, काय के बारे में, जो बांधकाम है उसका प्रोग्रेस मेंटेन करने के बारे में, है ना। हमारे कारण, इंजीनियर के कारण, द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुड नॉट स्टॉप, इट शुड बी इन कंटिन्यूएशन, बट विथ रिस्पेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में जो भी नियम या क्लॉजेस है उसके हिसाब से। ये हो गया पहला बांधकाम के बारे में, यानी कंस्ट्रक्शन के बारे में आपकी क्या जवाबदारी है कि आपको जो काम आप करवा ले रहे हैं वो स्पेसिफिकेशन से अच्छे क्वालिटी से ही होना चाहिए, और वो उसकी प्रगति भी अच्छी होना चाहिए, प्रोग्रेस भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोग्रेस धड़ाधड़ होना चाहिए तो एट द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, नहीं। क्वालिटी इज फर्स्ट एंड सेकंड इज द प्रोग्रेस, but that doesn't mean that the progress should hamper. Then the next is to take the measurements of the work done or supply made in his section and to record in measurement book for payment. ठीक है, एक मैंने आपको बताया था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट में एक डॉक्यूमेंट रहता है, उसको बोलते हैं मेजरमेंट बुक। एक रजिस्टर रहता है एंड दैट इज मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफिस, उसको एमबी या मेजरमेंट बुक करके बोलते हैं। ये मेजरमेंट बुक में वो जो भी कॉन्ट्रैक्टर काम करता है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर के काम के जो मेजरमेंट है या क्वांटिटी कैलकुलेशंस है, लेकिन कंप्लीटेड वर्क है, जो काम हो गया है, जो पेमेंट के लायक है, तो उसके मेजरमेंट वो अपने मेजरमेंट बुक में लिखता है। और मेजरमेंट बुक में लिखने के बाद वो क्वांटिटी वर्कआउट करता है, जैसे हमने अभी एस्टिमेट में पढ़ा, जैसे यूनिट नंबर 2 में ब्रिक मैसनरी की क्वांटिटी है, फाउंडेशन की क्वांटिटी है, एक्सकवेशन की है, ये हम एस्टिमेट के लिए जैसे निकालते हैं, वैसे ही साइट पे पेमेंट करने के लिए भी
उसकी लेंथ ब्रेड्थ डेप्थ हम टेप से गिनते हैं साइट पे, और उस हिसाब से उसका खोदाई की कितनी क्वांटिटी हुई, उसकी भराई की कितनी हुई, वगैरह वगैरह हम वर्कआउट करते हैं। काय के लिए? सो दैट आफ्टर दैट क्वांटिटी बाय वे ऑफ प्रिपेयरिंग, उसके बाद में हम उसका बिल बनाते हैं। उसको रनिंग अकाउंट्स बिल्स करके बोलते हैं, RAB। ठीक है, ध्यान नोट कर लीजिए कहीं तो भी, दे आर कॉल्ड एज द रनिंग बिल्स, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द रनिंग अकाउंट बिल्स। हर महीने उससे कॉन्ट्रैक्टर को जो पेमेंट किया जाता है, वो एक तो कॉन्ट्रैक्टर खुद वो बिल बनाता है, गवर्नमेंट का एक स्टैंडर्ड प्रोफार्मा रहता है, या आपको बना के देना पड़ता है कॉन्ट्रैक्टर को। ठीक है, और वो बिल के अप्रूव हो जाने के बाद में उसका पैसा वो कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है, और सब काम खत्म होने जाने के बाद में फाइनल बिल होता है, फाइनल बिल फॉर द वर्क इन इज चार्ज। ये बनाने का काम किसका है? वो जूनियर इंजीनियर या साइट इंजीनियर का है, गवर्नमेंट का। टू प्रिपेयर द एस्टिमेट फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ऑफ द वर्क, ओके, ऑन ड्यू डेट्स ऑल्सो फॉर न्यू वर्क्स। और इंजीनियर की जवाबदारी क्या है? कि एस्टिमेट बनाना, फॉर द प्रिपेयर, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू प्रिपेयर द एस्टिमेट्स, नॉट ओनली द ओरिजिनल वर्क। नए काम के तो एस्टिमेट उसको बनाना ही है, लेकिन पुराने काम के जिसको मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स बोलते हैं, उसके भी उसको बनाना है एस्टिमेट, ताकि खर्चा जो करने के लिए प्रोविजन हो। और क्या करना है? टू मेंटेन ऑल बिल्डिंग्स इन हिज चार्ज इन गुड कंडीशन। यह जूनियर इंजीनियर के अंडर एक आधे बार कुछ बिल्डिंग्स रहती है, जैसे ऑफिस बिल्डिंग है, कहीं साइट की बिल्डिंग है, कहीं स्टोर्स की बिल्डिंग है, तो वो बिल्डिंग का भी रख रखाव जिसको बोलते हैं, हर साल उसको, है ना, ताकि द ऑफिस में लोग बैठ सके, गोडाउन है तो गोडाउन में अच्छे से मटेरियल रख सके, तो यह मेंटेन करना भी उसका काम है। लेकिन उसके लिए फिर से एनुअल एंड मेंटेनेंस के एस्टिमेट वो बनाता है, और उस हिसाब से वो, क्योंकि उसका खर्चा तो वो कोई अपने जेब में से नहीं करता है, तो वो जो खर्चा है, फॉर दैट पर्पज ही प्रिपेयर्स द एस्टिमेट, बट ही गेट दैट मेंटेनेंस वर्क डन। ओके, देन द टू मेंटेन द रोड्स ब्रिजेस एंड कल्वर्ट्स इन गुड कंडीशन। वह इंजीनियर के अंडर जो भी रोड्स है, ब्रिजेस है, कल्वर्ट्स है, तो उनका रख रखाव भी अच्छे तरह से करना, यह उसकी जवाबदारी है ना। समझ लीजिए आप कि शुरू में इंजीनियर क्या करता है, कि वो बिल्डिंगे, नई बिल्डिंगे बनाता है, ब्रिजेस बनाता है, कहीं आपके रोड्स बनाता है, स्टेडियम बनाता है, गोडाउन बनाता है। तो नया बनने के बाद में फिर उसको बाद में कोई हर साल जिंदगी भर नया बनाते थोड़ी बैठेगा, इतने बार बार काम आते हैं क्या? नहीं आते, है ना। जब तक नए काम है तब तक ठीक है, लेकिन एक आधे बार बांधकाम हो जाने के बाद में उसका रख रखाव भी इम्पोर्टेंट है। मे बी ब्रिजेस, में बी रोड्स, में बी कलवर्ड्स, में बी बिल्डिंग्स, तो जिसको मेंटेनेंस बोलते, वह भी है जूनियर इंजीनियर की जवाबदारी है। वैसे ही कहीं कैनाल है, टू मेंटेन ऑल द कैनाल्स, चैनल्स, मैसनरी स्ट्रक्चर इन इस सेक्शन इन प्रॉपर ऑर्डर, है ना। यदि वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में है, तो वह भी उसकी, है ना। इन शॉर्ट हमें क्या कहना है, कि वो जवाबदारी वो इंजीनियर की बांधकाम की जैसी है, कंस्ट्रक्शन की जैसी है। he has to do the work considering all the specification parameter, as well as he has to maintain the constructed works, okay, again all types of the works, ताकि वो उसका लाइफ बढ़ सके, है ना। हम, हमारा घर जैसा रहता है, तो हमारे घर में कोई इंजीनियर नहीं रहता है, लेकिन हमारे पिताजी या हमारा खुद का घर है, तो हम खुद हर 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद में उसको कलरिंग करते हैं। वो कहीं और कुछ काम होगा, रिपेयर्स करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज दैट आवर हाउस और आवर होम शुड लिव फॉर एटलीस्ट 40, 50, 50, 60 साल तक के उसने अच्छा रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया, वी हैव डिस्कस्ड ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन एंड द मेंटेनेंस ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग वर्क। ये जवाबदारी। अब दूसरी होगी ड्यूटीज रिगार्डिंग द स्टोर्स, है ना। ये थोड़ा आपको शुरू में एकदम समझ में नहीं आएगा। वो जो जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर या साइट इंजीनियर जो रहता है,
इसको अपने कंस्ट्रक्शन के साथ में ही कभी कभी समटाइम्स ही हैज बीन अलॉटेड सर्टन स्टोर्स, सभी को नहीं रहता है, कुछ उसमें से जो है उनको स्टोर की जवाबदारी भी दी जाती है। ये स्टोर में क्या रहता है, ये स्टोर में कभी सीमेंट रहता है, गवर्नमेंट को सप्लाई होता है ना, सीमेंट होता है, गिट्टी रहती है, स्टील है, एंड द वेरियस मटेरियल्स आर देयर। जैसे हमारे घर में सब किराना सामान आने के बाद में हम कोई डायरी में नहीं लिख के रखते कि 1 किलो तेल आया, तो रोज 5 ग्राम 10 ग्राम जो भी यूज करते हैं, तो एवरी डे, लेकिन एखादे खर्चा करते हो तो हम लिख के रखते हैं। तो वैसे लेकिन गवर्नमेंट में कैसा है, एक एक छोटी छोटी भी चीज आती है तो उसको उसको हिसाब रखना पड़ता है, और वो जो मटेरियल रहता है वो स्टोर्स में जमा करते हैं। So therefore that engineer has to look after all stock, that is the material in the store, and the tools and plants in his discharge. उसके तरफ में जो भी गाड़ी घोड़े ट्रक टैंकर वाइब्रेटर मिक्सर जो भी है उसका रख रखाव और उसका देखना, या कोई सीमेंट स्टील वगैरह है तो वो भी आ रहा है कितना स्टील, और डिस्ट्रीब्यूट हम कॉन्ट्रैक्टर को कितना कर रहे हैं, ये सब हिसाब रखना है। कोई टूल्स एंड प्लांट्स हम किसी को वापरने को देते हैं तो उसका रिकॉर्ड रखना है। टू मेंटेन द अकाउंट्स ऑफ द स्टॉक्स टूल्स एंड प्लांट्स, दैट इज द मटेरियल इन द स्टोर, ये रखने के बाद में वो ये सब बराबर कर रहा है कि नहीं, इसलिए उसको ये हर महीने या हर 6 महीने के बाद इसका हिसाब सबमिट करना पड़ता है, उसको बोलते हैं रिटर्न्स। सो ही हैज टू सबमिट ऑल रिटर्न्स ऑफ स्टॉक्स, यानी स्टोर में जो मटेरियल है, टूल्स एंड प्लांट्स, रोड मेटल रिटर्न एक्सेट्रा, टू द हायर ऑफिस, जो भी उसका बड़ा अधिकारी है उसको ये सब उसको सबमिट करना पड़ता है, ताकि कहीं कोई गलती ना रहे, कोई किसी ने कभी चेक भी किया तो भी एवरीथिंग शुड बी ऑल राइट, है ना। गवर्नमेंट में हर चीज का इंपॉर्टेंस है कि कहीं कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आपके गलती से, आपके मिस्टेक से कोई 10-20 सीमेंट की बैग इधर उधर मिसप्लेस हो गई, एखादा इक्विपमेंट घूम गया, तो इट विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंजीनियर। Again, then to issue materials and articles only on proper authority with unstamped receipt for the all issues. उसके स्टोर में जो भी मटेरियल है, सीमेंट वगैरह जो भी है, या और कोई आर्टिकल्स है, जैसे एखादा स्टैंड है, एखादी लेवल है, एखादा ओवन है, तो यह वो किसी को देता है वापरने के लिए, तो उसे उसकी रिसिप्ट लेके रखना चाहिए। उसे अनस्टैम्प्ड रिसिप्ट करके बोलते हैं, यूएसआर शॉर्ट फॉर्म ध्यान में रखिए, एब्रीविएशन यूएसआर बोलते हैं उसको, है ना। अनस्टैम्प्ड रिसिप्ट, है ना, मैं पूछूंगा आपको एमसीक्यू में कभी भी। सो यूएसआर इज नथिंग बट द अनस्टैम्प्ड रिसिप्ट, वो रहती है प्रिंटेड फॉर्म में ही, लेकिन उसके ऊपर कोई स्टैंप या सिक्का नहीं रहता, लेकिन किसी को देना है तो उसको इमीडिएटली वो पावती उससे लेना पड़ता है कि भाई मैंने आपको ये लेवल दिया, मैंने आपको, है ना, किसी कॉन्ट्रैक्टर को या किसी दूसरे इंजीनियर को काम के लिए ही, तो ही हैज टू कीप दैट रिसिप्ट एंड ही हैज टू सबमिट दैट रिकॉर्ड टू हिज हायर ऑफिस। अगेन रिगार्डिंग द स्टोर्स, he has to carry out physical verification of the stores according to prescribed rules, है ना। गवर्नमेंट का माल है, गवर्नमेंट का पैसा है, मटेरियल है, इसलिए कैसा भी नहीं उसको बेकार करना है। वो इंजीनियर को हर साल में उसको फिजिकल वेरिफिकेशन करना है कि सीमेंट बैग आई है कितनी, गई कितनी, और बैलेंस कितनी है, लोहा रिइंफोर्समेंट परचेस कितना किया, लोगों को वापरने को कितना दिया, और बैलेंस कितना है। तो ऑल दैट उसको बोलते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन, कागज का वेरिफिकेशन नहीं, उसको खुद को गिनना पड़ता है सीमेंट बैग, उसको फिजिकल वेरिफिकेशन बोलते हैं। वो उसको हर साल करना है अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब रूल्स। फिर से ये रूल वो पीडब्ल्यूडी हैंडबुक में है, वो जो अकाउंट्स मैनुअल है उसमें ये सब रूल्स है। टू सी दैट प्रॉपर एंड एडिक्वेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट एग्जिस्ट फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ स्टोर, है ना।
जो स्टोर है हमारा गोडाउन जिसको बोलेंगे, जहां पे ये सब मटेरियल रखा है, इसकी चोरी ना हो, तो इसलिए उसको लॉक लगाएंगे, एक आधा चौकीदार भी रखेंगे। दैट इज द सिक्योरिटी। ये भी किसको देखना पड़ता है? इंजीनियर को। he has to ensure that there is no dampness in the floor and there is no leakage in the roof of the store godown which may damage the material. आपका स्टोर गोडाउन जो है उसमें कहीं बरसात का पानी नीचे से आना नहीं चाहिए, डैम्पनेस नहीं, ओल जिसको बोलते हैं, है ना, डैम्पनेस के कारण अंदर कोई लोहे का मटेरियल है, सीमेंट है, तो वो खराब हो जाएगा। ना कि वो जो गोडाउन है उसको रूफ जो है छप्पर उसको क्रैक है और बरसात का पानी मस्त बह रहा है अंदर, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है तो दैट विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट इंजीनियर, ही हैज टू गेट इट करेक्टेड। ये ध्यान में रखना, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है ये। हमें सिर्फ हमारे फंक्शन मालूम रहना चाहिए, ड्यूटीज कहीं भूल ना हो, है ना। क्योंकि बिकॉज वी आर देयर इन द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट इज पेइंग टू अस, आवर जॉब इज सिक्योर्ड। लेकिन यदि हम कोई गलती करते हैं तो कोई पनिशमेंट हमें जरूर होती है। सबसे खराब पनिशमेंट यानी हमारा जॉब जा सकता है, सस्पेंड या टर्मिनेट हो सकते हैं। दूसरा ऐसा हो सकता है कि हमारा इंक्रीमेंट जिसको बोलते हैं हर साल पगारवाड़, वो दैट इंक्रीमेंट विल बी स्टॉप्ड फॉर सम इयर्स। एंड द गवर्नमेंट में ऐसे वेयर आर न्यूमरस सच पनिशमेंट्स आर देयर। नाउ द रिगार्डिंग द अकाउंट, है ना, उसको ये साइट पे काम करना है, स्टोर भी मेंटेन करना है और हिसाब भी रखना है। वो क्या है? दैट वी विल सी। टू कीप रेगुलर अकाउंट्स ऑफ रिसिप्ट एंड इश्यूज ऑफ द स्टॉक मटेरियल एंड टूल्स एंड प्लांट्स। ये तो आपके अभी ध्यान में आ गया होगा कि जो भी मटेरियल आता है, सीमेंट है, स्टील है और भी कोई एग्रीगेट है और एक्सप्लोजिव्स है, वो आने वाला मटेरियल जिस ठेकेदार या जिस इंजीनियर को दिया तो कितना मटेरियल दिया और कितना बैलेंस है। टूल्स एंड द प्लांट्स, कई डिपार्टमेंट के पास में मिक्सर रहते हैं, वाइब्रेटर है, रोलर्स है, ठीक है, क्रशर्स रहते हैं, तो वो भी देते हैं तो, लेकिन उसकी रिसिप्ट वगैरह लेते हैं, लेकिन वो हिसाब मेंटेन करना है और वह हिसाब सबमिट करना है हर साल अपने हायर ऑफिसर को। to maintain accounts of expenditure of all work in his charge and has to keep check on the expenditure so that sanction and allotment are not exceeded। जो भी खर्चा आता है उसका अकाउंट भी उसको मेंटेन करना है और उसको ये देखना है कि जितना पैसा मंजूर हुआ है, जितने फंड्स अलॉट हुए, उसके अंदर ही खर्चा है, उससे ज्यादा नहीं है। उसके बाद में उसके अंडर लेबर भी रहते हैं, बहुत सारे काम करने वाले मजूर रहते हैं, तो उनका रोज का अटेंडेंस भी उसको मेंटेन करना है ना। एक अभी आपके सिलेबस में नहीं है, पहले था, लेकिन एक मस्टर रोल करके बोलते हैं, या कहीं आगे में होगा तो देखेंगे आप। दैट मस्टर रोल ही हैज टू मेंटेन, है ना, मस्टर रोल, रोल यानी हजेरी पट, तो रेगुलर ही हैज टू मेंटेन दैट मस्टर रोल एंड सबमिट द डिटेल्स। ठीक है। नाउ लेट अस मूव फर्दर। We have discussed all the functions of the junior engineer or engineer in charge regarding the store construction, that is the works, then regarding the stores, and third is regarding the accounts। अभी स्टोर अकाउंट के बारे में और थोड़ी बहुत जानकारी लेते। द अकाउंट्स ऑफ स्टोर आर बेस्ड ऑन सर्टन प्रिंसिपल that the cost of every article is ultimately debited to the final head of account concerned or particular work for it is required। so कहने का मतलब ये है कि कोई मटेरियल हम जैसे लेते हैं, जैसे सीमेंट लेते हैं, स्टील लेते हैं, इन अवर डिवीजन और अंडर यूर स्टोर, ठीक है, तो आपके सब डिवीजन में या आपके स्टोर में, स्टोर के अंडर बहुत सारे काम चालू है। कैनाल में एक आधी जगह पे एक ब्रिज है, दूसरी जगह पे दूसरा ब्रिज है, तीसरी जगह पे तीसरा ब्रिज है, लेकिन सीमेंट तो आपके स्टोर में आ चुका है तीनों चारों कामों के लिए। तो अकाउंट मेंटेन करना की में यह एक जवाबदारी या यह एक पार्ट कंसिडर्ड है
या फंडामेंटल प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं, दैट द कॉस्ट ऑफ एवरी आर्टिकल, जो भी मटेरियल आपने लिया है, वह बांधकाम जो भी कंसर्न वर्क है, कंस्ट्रक्शन वर्क, उसके अंडर उसको लिखा जाना चाहिए। ठीक है, 100 बैग आपने लाया है या परचेस किया है आपके स्टोर में, तो 100 बैग में से 10 बैग एक काम के लिए जाएगी, 20 बैग दूसरे के लिए जाएगी, और 25 तीसरे काम के लिए जाएगी। तो हर that 10 bag should go, and that expenditure on that 10 bag should come or should go to that specific work, I mean to say. In the case of the materials, tools and plants, road metal and other material are required for specific work, such booking is possible immediately at the time of acquisition. ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि यह मटेरियल हम जब लेते हैं, तो ये जब खरीदते हैं उस टाइम में उसको डिटेल अलॉट नहीं कर सकते किस काम के लिए लाया है, तो वो स्टोर में हम बुक करके रख देते, लिख के रख देते कि चलो इतना मटेरियल हमने खरीदी किया है। बट इन नंबर ऑफ केसेस द परचेस ऑफ सीमेंट स्टील आर रिक्वायर्ड फॉर जनरल यूज, एंड देयरफॉर द डिटेल अलॉटमेंट इज नॉट पॉसिबल। व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, when it is not possible to debit, means to write the cost to the proper head of account, the cost is debited or written under a temporarily head which is called as the suspense head of account, है ना। जो खर्चा हम इमीडिएटली किसी वर्क को अलॉट नहीं कर सकते, तो वह हम टाइम बीइंग क्या करते हैं, वी राइट इट डाउन इनटू अंडर द सस्पेंस हेड। लेकिन यह हमारी जवाबदारी रहती है, ये सस्पेंस हेड बहुत जल्दी नील हो जाए। कहने का मतलब इसके अंडर कोई खर्चा ना रहे, है ना। सस्पेंस हेड इसलिए है कि हम और कहीं लिख नहीं सकते अभी इमीडिएटली कौन से हेड में खर्चा करना है ना। घर में एक आधा समझो फाउंटेन पेन हमने लिया, अब वो फाउंटेन पेन हम हमारे घर में जो किराना आया है, वो किराने का हिसाब रखने के लिए वापर रहे हैं, या हमारे एजुकेशन के लिए वो फाउंटेन पेन यूज करने वाले हैं, क्या और कहीं तीसरे काम में यूज करने वाले हैं, या जेब में रखने के लिए कर। सो दीज आर द वेरियस हेड्स अंडर विच वी यूज द सेम फाउंटेन पेन, बट वी डोंट नो एट द टाइम ऑफ परचेसिंग वेयर वी विल बी यूजिंग इट। तो कहीं ना कहीं तो भी उसका खर्चा तो आना चाहिए, तो टाइम बीइंग हम उसको सस्पेंस हेड में डाल देते हैं। और जब हम उसको यदि किराने के लिए वापरते हैं तो वहां दे देते हैं, चलो भाई ये आप हर महीने किराने का हिसाब लिखने के लिए वापरिए। दैट इज कॉल्ड एज दी डिटेल हेड, और उसके पहले जो यूज करते हैं उसे सस्पेंस हेड करके बोलते हैं। ओके, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस सस्पेंस हेड should be very immediately cleared. In such cases, the cost is debited to the suspense head. When the materials are issued from the stock, their cost is charged to specific head of the account of material work, and suspense head had to be cleared. ठीक है, अभी मैंने समझा दिया आपको। अब हम आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज कॉल्ड एज द मटेरियल एट साइट अकाउंट। और आखिरी भी वो हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट 5-10 मिनट में, और ये यूनिट खत्म कर देते हैं। मटेरियल एट साइट अकाउंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आपको बाद में दिखे, गवर्नमेंट में जाएंगे तो पढ़ने को मिलेगा, या आपको जगह जगह पे इसको फेस करना पड़ेगा। इट इज कॉल्ड एज द MAS अकाउंट। ओके, MAS या MSA भी बोलते हैं इसको, मटेरियल एट साइट अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज MSA इन शॉर्ट। MSA और MAS अकाउंट, ठीक है। मटेरियल्स एट साइट अकाउंट और मटेरियल्स एट, ये पूरा हो गया, और साइट और अकाउंट तो MSA करके भी बोलते हैं। तो हम साइट के ऊपर में जो भी मटेरियल लेते हैं, है ना, जैसे समझो हर्षल को एखादा स्लैब कलवर्ट या एखादा ब्रिज का वर्क अलॉट हो गया, तो उसके साइट के ऊपर में गवर्नमेंट की तरफ से, फ्रॉम द गवर्नमेंट ही विल बी सप्लाइड for the contractor certain cement, certain steel, certain explosive, certain admixture, कुछ और मटेरियल जो लगता है साइट के ऊपर में, कुछ भी एनी मटेरियल,
So that material is allotted to Mr. Harshal or that site engineer, and he has to keep the account of that material. यानी कितना मटेरियल आया और कितना मटेरियल खर्चा हुआ और कितना बैलेंस है, दैट अकाउंटिंग प्रोसीजर इज कॉल्ड एज द एमएएस और एमएसए अकाउंट. और इसका जो भी खर्चा आता है दैट ही हैज टू चार्ज फॉर दैट वर्क. When the materials are issued direct to work or purchased directly, their costs are either charged direct to work or debited to the suspense head materials in the account of work. When the cost is debited to suspense head, the material account is known as material at site account. और जैसे जैसे ये material at site account का या site account का material यूज डिटेल हम उसको अलॉट करते हैं फॉर स्पेसिफिक वर्क. और यह जो इसका अकाउंट है मेंटेन करते हैं, उसका एक गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, ध्यान में रखिए आप. दैट इज कॉल्ड एज द फॉर्म नंबर 35. ये स्टैंडर्ड है, हर गवर्नमेंट में यही, यानी स्टेट गवर्नमेंट में यही फॉर्म रहता है. ये साइट अकाउंट मटेरियल जो है साइट का, उसका हिसाब मेंटेन करने के लिए. तो उसमें ऑल दिस डिटेल स्टेटमेंट ऑफ द मटेरियल्स compared with estimated requirement, etc. All those details, that is both the quantities, value of different items of work, and where they are given, that is given in the form 35. Another form 37 is there, wherein report of the value and verification of the unused material is there. है ना, हर साल आपको वेरीफाई करना पड़ता है, हमने देखा फिजिकल वेरिफिकेशन, तो वो फॉर्म 37 में उसकी एंट्री आती है. So quantity actually used, quantity issued as per form 35, book balance, actual balance and difference between book balance and actual balance, ये सब हिसाब आता है आपके फॉर्म 37 ऑफ मटेरियल एट साइट अकाउंट. और एवरी टाइम दैट इंजीनियर हैज टू एक्चुअली चेक और बैलेंस confirmed by counting and verifying physically. The quantities of materials used in work are calculated on the quantities of measured work on the basis of approved method of analysis of the methods or rates. ये एमएएस बहुत करेक्ट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें कोई गलती आती है, डिस्क्रिपेंसीज इफ एनी अकाउंटेड, देन इट इज नीडेड टू बी एक्सप्लेन्ड बाय नोट इन द रिमार्क कॉलम. एखादा काम खत्म हो जाने के बाद, कंप्लीशन ऑफ द वर्क, the surplus material, if any, is transferred to the divisional stock or disposed of by public auction, and this MAS is then closed. MSA is closed. ठीक है. So MSA or MAS, material at site account, is the procedure adopted for the materials issued to a particular work, that is material received, material consumed, and the material balance during the work. And as the work completes, finishes, काम खत्म हो जाता है कदे ब्रिज का, तो बचा हुआ मटेरियल यह फिर से हमारे ऑफिस में हमें वापस करना पड़ता है. और यह जो एमएसए है, मटेरियल एट साइट अकाउंट, इसको बंद करना पड़ता है. ठीक है, आखिरी के 2-3 मिनट लेते हैं. इशू रेट करके एक कंसेप्ट है, इशू रेट है ना, आखिरी हमारे पास में वैसे भी समय है, वी हैव सम 4-5 मिनट्स. द लास्ट इशू रेट इज देयर, है ना. बहुत बार गवर्नमेंट की तरफ से जो मटेरियल हम ठेकेदार को सप्लाई करते हैं, वो कोई फुकट में नहीं करते हैं. सो वो मटेरियल का जो भी उससे चार्जेस लेते हैं, उसको इशू रेट करके बोलते हैं. इट डिनोट्स द कॉस्ट पर यूनिट फिक्स्ड. कॉस्ट पर यूनिट, यानी सीमेंट देते हैं तो सीमेंट बैग पर यूनिट, सीमेंट बैग की कीमत पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स्ड ऑन द आर्टिकल्स ऑफ द स्टॉक, दैट इज सीमेंट, स्टील, द एक्सप्लोजिव्स, एक्सेट्रा. स्टॉक यानी स्टोर में, फॉर द पर्पस, फॉर दैट कंस्ट्रक्शन पर्पस, as calculating the amount creditable to the subhead concerned of stock amount when issued for from the stock. फ्रॉम स्टॉक यानी फ्रॉम स्टोर से हम जो भी मटेरियल इशू करते हैं, तो वो कोई फुकट में नहीं देते हैं, तो उससे जो भी पैसा हमें मिलना चाहिए उसको बोलते हैं इशू रेट.
और वह इश्यू रेट आइदर हम कॉन्ट्रैक्टर से वसूल करते हैं, या जिस काम के लिए दिया फॉर दैट वर्क वी चार्ज इट एंड वी देन रिकवर इट. इट इज फिक्स फॉर ईच आर्टिकल ऑफ द स्टॉक. स्टॉक या स्टोर में जो भी मटेरियल है उसकी कीमत फिक्स की जाती है. काय के ऊपर? ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कॉस्ट प्लस अदर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग स्टोरेज चार्जेस, मटेरियल की प्रोडक्शन प्राइस, प्लस और जो भी होंगे, ट्रांसपोर्टेशन होंगे, उसको गोडाउन में रखना है तो उसका खर्चा है, चौकीदार का खर्चा है, ये सब मिलके पर यूनिट उसकी कॉस्ट निकाली जाती है, उसे इश्यू रेट करके बोलते हैं. ऑन द प्रिंसिपल दैट देयर मे नॉट बी एनी अल्टीमेट प्रॉफिट और लॉस. हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है. गवर्नमेंट से सप्लाई किया जाता है तो इस पे कोई तोटा नहीं होना चाहिए, फायदा भी नहीं लेता है गवर्नमेंट इन द स्टॉक अकाउंट. एंड द रेट शुड इंक्लूड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल इन प्रोक्यूरिंग, हैंडलिंग देम एंड स्टोरेज चार्जेस. ठीक है. दैट इज द इश्यू रेट शुड इंक्लूड एक्चुअल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन, expenditure on work charge establishment for handling, keeping, initial record, etc., and losses for depreciation or wastage, etc. Issue rate is the rate of supply at the stock godown plus storage charges. ठीक है. यहाँ पे हम रुक जाते हैं आज. टुडे वी विल स्टॉप हियर. वी आर फिनिशिंग आवर यूनिट नंबर 4. ओके. नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट आवर यूनिट नंबर 5.